हेलो एवरीवन। ये यूपी पीसीएस वन की मैगज़ीन है, प्रहार मैगज़ीन, करंट अफेयर्स के लिए। और ये न्यू मैगज़ीन है। इसमें बजट 2025-26, आर्थिक समीक्षा 2024-25, यूपी बजट 2025-26, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट IFSR 2023 की है ये। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, इसरो के मिशन, सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, महत्वपूर्ण सूचकांक, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक भी दिए गए 2024 से 25 तक के, महत्वपूर्ण पुरस्कार, खेल दिवस और अन्य भी दिए गए। इसमें बाकी के अगस्त 2025, जुलाई से नवंबर 2024 तक के MCQs भी दिए गए हैं। इसमें स्टार्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण बिंदु से। 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और इनका लगातार ये 8वीं बार प्रस्तुत किया गया बजट था। बजट का आकार इसमें है 50,65,345, 50.65 लाख करोड़ है। और बजट में जो प्रस्तुत विकसित भारत के 6 सिद्धांत हैं: गरीबी से मुक्ति, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, इसमें 100% की बात की गई है, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला भागीदारी, जो आर्थिक गतिविधियां होंगी उनमें 70% महिला भागीदारी होनी चाहिए। और छठा है भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने वाले किसान। इसमें आगे है इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों, कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र तथा विनियामक सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इसमें 6 क्षेत्रों में सुधार करने के लिए बोला गया है। केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया कि कृषि, MSME, निवेश और निर्यात, ये 4 शक्तिशाली इंजन है। ये पूछा भी जा सकता है और कई जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी ये क्वेश्चन करके पूछा गया है। एक तो इसमें कृषि, MSME और 2 N से स्टार्ट है, निवेश और निर्यात। इसमें आगे है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राज्यों की भागीदारी के साथ इसमें कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई तथा औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्ष के लिए है। इसमें फोकस है तूर, उड़द और मसूर। बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड, बोला गया है बजट में। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। और भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के मामले में देखा जाए तो विश्व भर में भारत का स्थान दूसरा है। कपास उत्पादकता मिशन, ये 5 वर्ष के लिए इसमें बोला गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर इसमें 5 लाख कर दी है। आगे है असम नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाली एक संयंत्र स्थापित होगा। निर्यात में MSME का योगदान है 45%। इसमें निर्यात में MSME का, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। निर्यात में MSME का योगदान 45% है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब भी स्थापित होंगे। ये भी बोला गया है अगले 5 वर्षों में। इसमें अगले 5 वर्ष न दे करके 4 वर्ष भी बोला जाता है, 6 वर्ष भी बोला जा सकता है। तो अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगे। और MSME में जो भारत का निर्यात क्षेत्र है वो है 45%। इसमें आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट, जो BTN है, नामक एक डिजिटल अवसंरचना की स्थापना होगी। और इसमें प्रत्यक्ष कर की बात करें तो आयकर छूट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। और 12.75 लाख तक की
आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें बोला गया है अगर कोई इंसान है और उसकी 12.75 लाख आय है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 मानक कटौती सही है ये। इसमें नया आयकर स्लैब भी दी गई है और इसमें पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए, जैसे कि 0 से 4 लाख है तो उसमें 0% यहाँ पर टैक्स है, और 4 से 8 लाख है तो उसमें 5% टैक्स लगेगा, और 8 से 12 लाख है तो ये 10% इस पर टैक्स लगेगा। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और उसकी 10 लाख इनकम है, यहाँ पर इस पे बोला गया 10 लाख पे, यहाँ पर 8 से 12 के जो बीच में होगा 10% लगेगा, तो 10% इस पे लगाना है टैक्स। जो भी यहाँ पर आएगा कैलकुलेशन के बाद इसको 10 लाख में से घटाना है, तो यहाँ पर 1 लाख आ गए तो 9 लाख यहाँ पर बच जाएंगे 10% टैक्स लगने पर। फिर 12 से 16 लाख ये 15% है, और 16 से 20 लाख 20% टैक्स है। 20 से 24 लाख 25% टैक्स है, और 24 लाख से अधिक देखा जाए तो ये है 30% टैक्स। राजकोषीय घाटा इसमें जीडीपी का देखें तो 4.8%, लेकिन कहीं कहीं ये इसको 4.4% दिया गया है टेस्ट सीरीज में भी। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% है। प्राथमिक घाटे की बात करें तो जीडीपी का 0.8% है, और राजस्व घाटा है जीडीपी का 1.5%। बजट 2025-26 में आय के प्रमुख स्रोत, इसमें आय के प्रमुख स्रोत ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेगा। जैसे कि उधार एवं अन्य देयताएं, उधार और अन्य देयता से 24%, जो भी यहाँ पर आय के स्रोत हो रहे हैं सरकार को, और आयकर से 22%, जीएसटी से 18% है, और निगम कर से 17% है। तो आयकर का इसमें 24% भी लिखा आ सकता है, तो मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है कौन सा इसमें से सही नहीं है। व्यय के स्रोत कौन से हैं? व्यय खर्च करने के, जैसे कि करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% है, इसमें ब्याज अदायगी 20% जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उसमें 16% जाता है। वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण उसमें 8% जाता है, और रक्षा में इसमें 8% है, जो व्यय के स्रोत हैं जो सरकार खर्च करती है, इन पे खर्च करती है। और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि किस में कितना हिस्सा है, किसमें सरकार कितना खर्च कर रही है। सर्वाधिक आवंटन की बात करें, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसे 2020 में शुरू किया गया था, और इसमें जो आवंटन किया गया इस योजना के लिए 2,03,000 करोड़ रुपए किए गए हैं आवंटित। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ किए गए हैं, और जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 63,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सब्सिडी पर खर्चे, खाद सब्सिडी पर ज़्यादा है 2,03,420 करोड़ रुपए, उर्वरक पर 1,67,887 करोड़ रुपए, और एलपीजी पर इतना है। इसमें आगे है एमएसएमई ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। रेलवे बजट पर आवंटन इसमें 2.52 लाख करोड़ का है। इसमें 200 वंदे भारत ट्रेन है, 100 है अमृत भारत ट्रेन, और 50 है नमो भारत ट्रेन। आर्थिक समीक्षा 2024-25 देखें तो इसमें जीडीपी वृद्धि दर जो है वो है 6.4%। शीर्ष आयातित वस्तुएं पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, चांदी, रसायन। इसमें शीर्ष निर्यातित वस्तुएं जो भारत से निर्यात की जाती हैं, तो पहले नंबर पर है पेट्रोलियम उत्पाद, इसमें कोयला सहित है ये, और मशीनरी एवं उपकरण, परिवहन उपकरण, और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण, ये 5वें नंबर पर है। इसमें आगे है आयात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश हैं। चीन, जिनसे आयात सबसे ज़्यादा किया जाता है भारत में, सबसे पहले नंबर पे है चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद यूएई, फिर उसके बाद यूएसए, और फिर उसके बाद सऊदी अरब। निर्यात की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भारत से निर्यात किया जाता है यूएसए को, फिर यूएई को किया जाता है, उसके बाद नीदरलैंड, चीन और सिंगापुर। वर्तमान में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसके बाद? चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये उत्पादक देश है। भारत जूट में अग्रणी
उत्पादक देश है। भारत जूट में अग्रणी उत्पादक देश भी है। महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन में अग्रणी देश है। जूट में भारत है, महाराष्ट्र अंगूर में अग्रणी देश है। उत्तर प्रदेश बजट है, ये पेश हुआ था 20 फरवरी 2025 को और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था और आकार है इसका 8,08,736 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश इन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम है। किस किस में? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड बनाने में और पीएम सुरक्षा बीमा योजना में। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। और 808,736 करोड़ है आकार बजट का उत्तर प्रदेश का। ये मानव दिवस सृजन तथा वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एक तो मानव दिवस सृजन में और वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पर स्थान है। हथकरघा उद्योग कृषि मित्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग भी है। सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है सेमीकंडक्टर के मामले में। राज्य में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें 5 है, लेकिन अभी 4 ही कार्यशील हैं। वनावरण एवं वृक्षादन में वृद्धि के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पर है। इसमें आगे 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है जो 2023 में जारी की गई। जारीकर्ता देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई और देश का कुल वनावरण है इसमें 7,15,342 वर्ग किलोमीटर और इसमें 71.53 मिलियन हेक्टेयर भी बोला जा सकता है और इसमें 21.76% कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। प्रतिशत में 21.76% है और वृक्षावरण की बात करें तो 3.41% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। इन दोनों का प्लस होकर ही आता है जो वन आवरण और वृक्षावरण है। इसमें अलग अलग करके पूछ लिया जाता है कि वन आवरण कितना है 21.76 जबकि वृक्ष आवरण 3.41% है और वृक्ष आवरण इतना है और 11.20 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट है इसमें देश का कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। 82.74 मिलियन हेक्टेयर है और इसमें आच्छादित क्षेत्र है 25.17 कुल भौगोलिक क्षेत्र का। ये देश का कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन है। इसमें झाड़ियों की बात करें जिसे स्क्रब बोला जाता है 43,622 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है। ये सारा इम्पोर्टेंट डाटा है, यहाँ से पूछे ही जाते हैं सवाल। गैर वन 73.50% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। वन आवरण वृद्धि है ISFR 2021 की तुलना में 156.41 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। ये वनावरण में है। वनावरण में जो वृद्धि हुई है ISFR 2021 की तुलना में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव आवरण की बात करें तो इसमें 4,000 इसमें कमी हुई है जो अभी 2023 की है। ये इसमें कमी हुई है 2001 की तुलना में 7.43% की कमी देखी गई और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 0.15%। पूर्वोत्तर भारत के इसमें 8 राज्य है। देश के वनावरण में 1/4 इसका योगदान है। वनावरण वृक्षावरण इसमें यहाँ पर 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर है जो वनावरण वृक्षावरण है। ISFR 2021 की तुलना में 327.30 वर्ग किलोमीटर वनावरण की कमी देखी गई है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में बताया गया है तो इसमें 327.30 वर्ग किलोमीटर वनावरण की कमी देखी गई है। इनके भौगोलिक क्षेत्र का 66.52% है। जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका
66.52% है। इसमें 17 राज्य और यूटीज जैसे ISFR 2023 में 33% भाग वनाच्छादित। ये 17 राज्यों में 17 राज्य और उसमें यूटीज भी शामिल हैं, 33% से अधिक हैं जहाँ पर वनाच्छादित भाग है। इसमें 8 की बात करें तो 70% से ज़्यादा क्षेत्र है जो वनाच्छादित है। 19 राज्य में 33% प्लस के भौगोलिक वन आवरण व वृक्षावरण के अंतर्गत शामिल है। ये 33%। यहाँ पे पूछा जा सकता है कितने में है ये, तो 19 में है ये इतना और 8 में 70% से अधिक है। फिर है यहाँ पर पहाड़ी जिलों में वनावरण। पहाड़ी जिलों में वनावरण यहाँ पर 2,83,713.20 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2021 की तुलना में इसमें 234.10 वर्ग किलोमीटर अधिक हुआ है। ये पहाड़ी जिलों में वन आवरण है, इसमें अधिक हुआ है, कमी नहीं हुई है, इसमें अधिक हुआ है 234.10 वर्ग किलोमीटर की। इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का इसमें 40.26% है। प्रतिशत की बात करें तो ये है, और इसमें जो अधिक हुआ है यहाँ पर यह है 234.10 वर्ग किलोमीटर। इसमें आगे प्रतिशतता के आधार पर ISFR 2023 के आंकड़े। देश में वन आवरण इसमें यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया गया है। देश में वन आवरण 21.76% है। देश में वृक्षावरण 3.41% है और देश में जो झाड़ियाँ हैं ये हैं 1.33%। देश में गैर वन की बात करें तो 73.50% है। इसमें आगे है ISFR 2023 में वन आवरण वृद्धि 5 राज्य है जो वन आवरण, इसमें वन आवरण का बताना है और वृक्षावरण का अलग से है। इसमें वन आवरण में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि है, यहाँ पर 5 शीर्ष वन आवरण में वृद्धि देखी गई। ये मिजोरम 241.73 वर्ग किलोमीटर की पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गुजरात है 180.07 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे ओडिशा 151.89 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पे है कर्नाटक 147.70 वर्ग किलोमीटर। केरल है 133.42 वर्ग किलोमीटर। फिर है ISFR 2023 में वन आवरण में सर्वाधिक जो कमी देखी गई वो कहाँ पर देखी गई। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखी गई 371.54 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश 138.66 वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना में 100.42 वर्ग किलोमीटर। पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। इसका पहला लेटर लिख के भी याद किया जा सकता है इसको, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है। ISFR 2023 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वनावरण है, सबसे ज़्यादा वनावरण। और इसमें यहाँ पर ये वृद्धि की बात की गई जो 2023 में वृद्धि हुई, और इसमें यहाँ पर कमी की बात की गई। और यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, ना कि प्रतिशत में। प्रतिशत में देखें तो मिजोरम पहले नंबर पर है, और क्षेत्रफल में देखें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे है छत्तीसगढ़, और चौथे पे ओडिशा, पांचवे पे है महाराष्ट्र। फिर है यहाँ पर ISFR 2023 सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य है। ये प्रतिशतता के आधार पर है। मिजोरम में इतना है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे मणिपुर और पांचवे पे है नागालैंड। ISFR 2023 क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन से हैं? ये सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य देखना है जो वृक्षावरण के आधार पर है और क्षेत्रफल। सबसे पहले पर है महाराष्ट्र, राजस्थान और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ISFR 2023 वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य है। जो सर्वाधिक कमी वाले राज्य हैं वो पहले नंबर पे है कर्नाटका। ये वृक्ष आवरण में है, कर्नाटका है, और ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर दिए गए हैं जो कमी देखी गई है। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशतता वाले
3 राज्य हैं यहाँ पर ये, और ये कमी वाले राज्य है। कर्नाटक में पहले नंबर पर कमी हुई है, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे पे मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक वृक्षावरण वाले प्रतिशतता के आधार पर देखें तो केरल, गोवा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। उसके बाद है ISFR 2023 सर्वाधिक वृक्ष आवरण प्रतिशतता में राज्य और यूटीज। इसमें पहले नंबर पे है चंडीगढ़ 18.58% है, दूसरे नंबर पे दिल्ली, फिर तीसरे पे है केरला। जो सर्वाधिक वृक्ष आवरण प्रतिशतता वाले यूटीज की बात की गई है यहाँ पर, और राज्य ISFR 2023 कुल वृक्ष एवं वनावरण क्षेत्र में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं वृक्ष और वनावरण में? पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, क्षेत्रफल के बारे में देख रहे हैं, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे है महाराष्ट्र। ISFR 2023 सर्वाधिक वन व वृक्षावरण प्रतिशतता में शीर्ष 3 राज्य प्रतिशत में देख रहे हैं वन और वृक्षावरण का। पहले नंबर पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ISFR 2023 वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 4 राज्य हैं। पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है। जो सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है ये 2023 में वन और वृक्षावरण दोनों में, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। ISFR 2023 वन व वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी वाले 4 राज्य या यूटीज। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटका, तीसरे पे लद्दाख और चौथे पे है नागालैंड। इसके बाद है ISFR 2023 सर्वाधिक वन व वृक्षावरण प्रतिशतता में 3 राज्य है। इसमें प्रतिशतता में 3 राज्य हैं। अगर इसका पहला भी याद रहे तो तब भी काम चल जाएगा। पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे मेघालय। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण राज्य और यूटीज। पहले नंबर पे लक्षद्वीप, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसमें 18वीं ISFR 2023 जो 2023 में जारी की गई, ये 18th ISFR है। मैंग्रोव क्षेत्र का देखते हैं। इसमें कुल क्षेत्रफल है इसमें 4991.68 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पर 7.4 वर्ग किलोमीटर की इसमें कमी देखी गई। और प्रतिशत के मामले में देखें तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है ये 0.15%। अति सघन मैंग्रोव इसमें 1463.97 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत में है 29.33%। मध्यम सघन मैंग्रोव 1500.84 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत में है 30.07%। खुले मैंग्रोव इसमें 2026.87 वर्ग किलोमीटर 40.60%। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में की गई, ये 13.01 वर्ग किलोमीटर की, और सर्वाधिक कमी की गई है कहाँ पर हुई? गुजरात में। ये कमी हुई है -36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है गुजरात में, और सर्वाधिक वृद्धि हुई है ये आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश। पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे गुजरात में कमी भी देखी गई है, यहाँ पर 36.39 वर्ग किलोमीटर की। तीसरे पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। पहले पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार और चौथे पे आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 जिले, यहाँ पर पहले नंबर पे दक्षिण 24 परगना, यहाँ पर जिले की बात की गई है। ऊपर हमने राज्य देखे और इसमें है जिले। ये पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे है कच्छ, गुजरात का। तीसरे पर है उत्तरी अंडमान और निकोबार। इसमें पूछा जा सकता है कि दक्षिणी अंडमान और निकोबार भी दिया जा सकता है। केंद्रपाड़ा ये उड़ीसा का है, और योगदान दक्षिण जो 24 परगना का कुल मैंग्रोव आवरण है वो है 41.85%। इसमें आगे है 18th ISFR 2023 रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश। इसमें अधिकतम वृद्धि हुई है मिजोरम में, फिर उड़ीसा में और फिर कर्नाटक में। अधिकतम कमी यहाँ पर ये वृद्धि वाले राज्य हैं, और जो कमी हुई है वो त्रिपुरा में, तेलंगाना और असम में हुई है। इसमें आगे ISFR
जो 18th ISFR है 2023 रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया से बाहर, जो एरिया से जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर का अधिकतम वृद्धि वाले, पहला है गुजरात, दूसरे पर है बिहार, तीसरे पे है केरला, और अधिकतम कमी जो देखी गई है वो फर्स्ट नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे है आंध्र प्रदेश। फिर इसमें आगे है 18th ISFR 2023 अन्य तथ्य। सर्वाधिक आग की जो घटनाएं देखी गई 2023 से 24 में सर्वाधिक उत्तराखंड में, फिर ओडिशा में और फिर छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक आग की घटनाएं देखी गई, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। और वनों में सर्वाधिक देखें तो शोर या रोबस्ता साल है ये 11.43%, इसको साल बोला जाता है जो साल के वन होते हैं। टैक्टोना ग्रैंडिस सागौन 4.46%। वनों के बाहर वृक्षों में सर्वाधिक, जो वनों के बाहर वृक्षों में सर्वाधिक देखें तो आम, जिसको मैंगीफेरा इंडिका बोला जाता है, इसमें 13.25%। आज़ादी रेक्टा इंडिका नीम को बोला जाता है, इसमें 7%। और मधु का लटीफालिया महुआ ये 4.37%, इसमें ये वनों में सर्वाधिक था और वनों के बाहर सर्वाधिक यहाँ पर जो घटनाएं देखी गई। बांस क्षेत्र में देखें तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर की इसमें यहाँ पर वृद्धि हुई और सर्वाधिक क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक क्षेत्र बांस क्षेत्र में मध्य प्रदेश का है, ये है 20,421 वर्ग किलोमीटर। कार्बन स्टॉक की बात करें तो 7,285.5 मिलियन टन, 81.5 मिलियन टन के इसमें वृद्धि हुई। पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ISFR 2023 उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले, पहले नंबर पे ये उत्तर प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर भदोही, संत रविदास नगर जो न्यूनतम है उत्तर प्रदेश में वनावरण क्षेत्र, भदोही, संत रविदास नगर, दूसरे पे है मऊ, तीसरे पे है संभल। ISFR 2023 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले, पहले नंबर पे सोनभद्र, दूसरे पे चंदौली और तीसरे पे श्रावस्ती। ISFR 2023 उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, इसमें न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं, ये प्रतिशत के आधार पर है। पहले नंबर पे संभल, दूसरे पे भदोही, संत रविदास नगर और तीसरे पर मैनपुरी। इसमें यहाँ पर ये वनावरण में जो सर्वाधिक है और ये न्यूनतम है प्रतिशत के मामले में। एटीन्थ ISFR 2023 उत्तर प्रदेश वन एवं वृक्ष आवरण स्थिति है। ISFR 2023 यूपी में कुल जो वन क्षेत्र है उसका है यहाँ पर 17,435 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर प्रतिशत में देखें राज्य का क्षेत्रफल तो 7.24% है। भारत के कुल वन का है ये 2.25%। आरक्षित वन 66.37%, संरक्षित वन 1.89% और जो अवर्गीकृत वन है वो है 31.74%। ISFR 2023 उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण, इसमें वनावरण है ये 15,045.80 वर्ग किलोमीटर। यूपी के भौगोलिक क्षेत्र का है 6.24%, ये कई बार पूछा भी गया है। इसमें 2021 की तुलना में वृद्धि हुई है 118.43 वर्ग किलोमीटर की। अति सघन वन देखें तो 26.88.73 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में है 1.12%। मध्यम सघन वन इसमें 4,001.41 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 1.66% है। खुले वन है यहाँ पर 8,355.66 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में देखें तो 3.46% है। झाड़ियाँ यहाँ पर 639.51 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 0.27% है। कुल वृक्षावरण की बात करें उत्तर प्रदेश का है ये, इसमें है 8,950.92 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 3.72% है।
कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण में 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत में 9.96% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले पहले नंबर पे है सोनभद्र, दूसरे पे लखीमपुर खीरी और तीसरे पे है मिर्जापुर। आगे भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में इसके मुख्य अतिथि 2025 में रहे प्रबोवो सुबियांटो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी और 2024 में मुख्य अतिथि ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 2024-25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार मिले 2025 के देखें ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विटविया मिराबलिस ये नामीबिया के द्वारा दिया गया और ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ये ब्राज़ील के द्वारा और ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो इसी से पता चल जाएगा तो इसी देश के द्वारा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ये घाना के द्वारा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 ये साइप्रस के द्वारा। मित्र विभूषण ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया। 2024 के ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर ये यहाँ पर कुवैत के द्वारा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना के द्वारा। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये बारबाडोस के द्वारा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर ये डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर ये नाइजीरिया के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ये रूस के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। इसरो के वर्ष 2024-25 के प्रमुख मिशन हैं। इसमें मिशन दिए गए प्रक्षेपण तिथि और यहाँ पर प्रक्षेपण यान या रॉकेट किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। अब निसार की बात करें तो निसार है ये भारत का और यूएसए का। इसे 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया और ये GSLV F-16 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। इसमें यहाँ पर ये बन के आएगा अगर इसको थ्योरी में बनाए तो निसार उपग्रह ये भारत और जापान का है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा यहाँ पर बोला जा सकता है जनवरी 2025 में इसको प्रक्षेपित किया गया और यहाँ पर कोई और रॉकेट का नाम दिया जा सकता है कि इससे ये प्रक्षेपित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे। एग्जाम की बात करें तो ये 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री और EOS जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये 9 असफल रहा और इसको PSLV C61 से प्रक्षेपित किया गया और ये असफल रहा था। 18 मई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। NVS 02 ये 100वां था। 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। स्पारडेक्स मिशन की बात करें तो ये 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया PSLV C60 के द्वारा। प्रोबा 3 मिशन ये 5 दिसंबर 2024 को PSLV C59 से किया गया। GST-20 एंड 2 नवंबर 2024 में किया गया और स्पेस एक्स फाल्कन 9 से इसको प्रक्षेपित किया गया। EOS 8 मिशन ये 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। इनसैट 3DS ये 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया GSLV F-14 के द्वारा। एक्सपोसैट इस मिशन को 1 जनवरी 2024 में प्रक्षेपित किया गया और PSLV C58 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। आगे है इसरो के आगामी मिशन कौन से हैं। इसमें मिशन दिए गए हैं, तिथि और यहाँ पर प्रमुख बिंदु या उद्देश्य। चंद्रयान 4 की बात करें तो 2028 चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुँचना। ल्यूपैक्स 2028 जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त ये परियोजना है जो ल्यूपैक्स है और इसे 2028 में
इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान 3 इसे 2027 में 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। कब? 2027 में। ये इम्पोर्टेंट है। गगनयान 1 और 2 ये 2025 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। और शुक्रयान 1 इसमें 2028 का है। ये 2028 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए है। मंगलयान 2 इसे 2026 में। और मंगल ग्रह के लिए भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी ये मिशन है। निसार 2025 में पृथ्वी की निगरानी के लिए नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। वर्ष 2024-25 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, इसमें पद्मा लक्ष्मी ये UNDP की सद्भावना दूत हैं जो पद्म लक्ष्मी है। और सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। वेनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की हैं। यहाँ पर वेनेसा नकाटे यूनिसेफ की है। ब्रजेंद्र नवनीत ये WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। पर्वतनैनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। सेंथिल पांडियन ये WTO में भारत के राजदूत हैं। वॉन गैथिंग यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता है। ये जो वॉन गैथिंग है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता हैं। थियो जेम्स ये वैश्विक सद्भावना राजदूत हैं UNHCR की। थियो जेम्स। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति बने और कौन से? 47वें। यहाँ पर आगे है JD वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका की। JD वेंस। ऊषा वेंस दूसरी महिला अमेरिका की। मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका की। आगे है मासातो कांडा ये 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के बने हैं। मासातो कांडा और ये जापान के हैं। मासातो कांडा 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के बने हैं। इसमें पूछा जा सकता है मासातो कांडा 11वें अध्यक्ष बने एशियाई बैंक के, इनका संबंध किस देश से है? सारा जाफरानी जंजरी ये प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया की। काश पटेल ये निदेशक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के। काश पटेल। क्रिश्चियन स्टॉकर ये चांसलर ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर ये क्रिश्चियन स्टॉकर चांसलर है ये ऑस्ट्रेलिया के। और मार्क कार्नी ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और अभी जो 51वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में ही आयोजित किया गया था। क्रिस्टी कोवेंट्री अध्यक्ष ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। और सल्ली बोचवी खाना ये पहली अफ्रीकी महिला है महासचिव बनी है राष्ट्रमंडल की। कमला प्रसाद बिसेसर ये प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो की। कमला प्रसाद बिसेसर इम्पोर्टेंट है। लॉरेंस वोंग है ये प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। मुख्तार बाबायेव COP29 के जो COP29 के अध्यक्ष थे ये। और अजरबैजान के बाकू में आयोजित की गई थी COP29। मुख्तार बाबायेव अध्यक्ष रहे थे COP29 के। आगे डिल्मा रूसेक ये ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। और परमेश्वर अय्यर IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि। पोप लियो 14 ये रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। पोप लियो ये 14 है। और फ्रेडरिक मर्च ये जर्मनी के 10वें चांसलर हैं। कामिल इद्रिस प्रधानमंत्री हैं ये सूडान के। कामिल इद्रिस ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं। इसमें ऑपरेशन और यहाँ पर शुरुआत डेट दी गई है और इनका क्या उद्देश्य है इम्पोर्टेंट है सारा। ऑपरेशन कालनेमी जो ऑपरेशन कालनेमी है तो कालनेमी मतलब कुछ गलत सा काम दिख रहा है तो यहाँ पर जो साधु संत हैं या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने या धोखे देने का जो काम करते हैं उनके विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान था। फिर यहाँ पर ऑपरेशन शिवा जुलाई 2025 में इसको चलाया गया। और दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा ये
यहाँ पर भगवान शिव जी का और अमरनाथ गुफा इनसे यहाँ पर पता चल जाएगा। और इसको ये जुलाई 2025 में तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। फिर यहाँ पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये 25 जून जून 2025 में 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है इसके तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना भी बनाया। इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जून 2025 का है। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों कौन कौन से थे, फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया। किसने? ये अमेरिका ने किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत आ गया है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 जून 2025 में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इजराइल के द्वारा ईरान पर, इजराइल के द्वारा ईरान पर है, ना कि ईरान के द्वारा इजराइल पर है। ऐसे करके भी उल्टा करके पूछा जा सकता है। और ये जून 2025 का है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये जून 2025 का इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ये इजराइल का है, ये भी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और ईरान के न्यूक्लियर साइट पर। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो जून 2025 का है। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में जो फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। ईरान में जो फंसे भारतीय छात्र थे ये भारत सरकार ने शुरू किया था ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन केलर की बात करें, इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन केलर, ये जम्मू कश्मीर में केलर आतंकवादियों से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर के सोमपिया जिले में शुरू किया गया था मई 2025 में। इस ऑपरेशन का जो मुख्य उद्देश्य लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना, ऑपरेशन केलर क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। ऑपरेशन सिंदूर ये मई 2025 का है। ये 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये मई 2025 में किया गया था। ऑपरेशन शील्ड है, इसमें 9 ठिकानों पर 24 जो निशाने थे वो सही लगे थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन शील्ड मई 2025 में 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन फील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऑपरेशन शील्ड के तहत जो पाकिस्तान से सटे राज्य हैं उनमें नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था 31 मई 2025 को। ऑपरेशन चक्र 5 मई 2025 का है ये, और इसको CBI द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें, मार्च 2025 का है। भारत सरकार द्वारा जो म्यांमार में भूकंप आया था तो भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन डेविल हंट, ये डेविल हंट जो बांग्लादेश की शेख हसीना उनके हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार करने के लिए, जो भी शेख हसीना थी वहाँ के प्रधानमंत्री, उनके प्रति जो भी हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा था उनको गिरफ्तार किया गया था ऑपरेशन डेविल हंट के तहत। ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें तो ये है BSF का जो सीमा सुरक्षा बल है, गणतंत्र दिवस से पहले का है। संभावित घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस अभियान को शुरू किया गया था। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है ऑपरेशन सर्द हवा क्या ITBP के द्वारा शुरू किया गया था और इसे भारत और जम्मू कश्मीर सीमा
पर शुरू किया गया था? तो ये भारत पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर में शुरू किया गया था। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 से 25। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। एससीओ के शासना अध्यक्षों की जो परिषद की 24वीं बैठक हुई, ये एससीओ के जो शासना अध्यक्ष हैं उनके परिषद की बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 में तियानजिन, चीन में आयोजित की गई और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें 2025 में 6 से 7 जुलाई 2025 तक चला था। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति, ये ब्राज़ील के हैं। पूछा जा सकता है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा। भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और इसकी थीम है अधिक समावेशी और सतत। रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड हुआ था उसमें भी समावेशी की बात की गई थी, तो इससे रिलेटेड करके इसकी थीम को याद रखा जा सकता है। अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ बनाना। 16वां शिखर की बात करें तो रूस में आयोजित किया गया था 2024 में, और 18वां सम्मेलन ये भारत 2026 में आयोजित होगा। 18वां होगा भारत में 2026 में। आगे देखें 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 में। 51वां जी शिखर सम्मेलन, जबकि जो 50वां हुआ था वो इटली के अपोलिया शहर में आयोजित किया गया था, और जो 2026 में होगा 52वां वो होगा फ्रांस में। तो इसमें देखें 51वां ये 15 से 17 जून 2025 के बीच हुआ। कनाने इस्किस, ये कनाडा में। भारत का प्रतिनिधित्व जो किया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और 50वां इटली में हुआ, और जो 52वां होगा वो फ्रांस में आयोजित होगा 2026 में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 ये हुआ आसियान, यहाँ पर आसियान, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत RCEP का था, तो उस भारत ने वो पीछे हट गया उससे। तो यहाँ पर आयोजन 26 से 27 मई 2025 को हुआ। ये मलेशिया की जो कुआलालंपुर में, और थीम है समावेशिता और स्थिरता। यहाँ पर समावेशिता होनी चाहिए और स्थिरता होनी चाहिए। 44 और 45वां जो सम्मेलन है इसमें यहाँ पर 44वां वियंतियान है, और यहाँ पर ये 45वां लाओस में। फिर आगे 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये वर्चुअली आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो श्रीलंका है। इसकी थीम है भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। इसमें पूछा जा सकता है कि ये आयोजित किया गया श्रीलंका में, बल्कि ये वर्चुअली हुआ 21 मई 2025 को 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। इसकी थीम है भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर जो समावेशिता और टिकाऊ की बात की गई है जो थीम है। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व ये यहाँ पर सचिव पूर्व P कुमारन इनके द्वारा किया गया, भारत की तरफ से, ना कि PM मोदी जी के द्वारा। 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 ये 21 मई 2025 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ये 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई, और इसकी थीम स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन हुआ इसका 25 मई 2025 को नीदरलैंड के रोटरडैम में। भारत का प्रतिनिधित्व किया नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी के द्वारा। ये विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 है। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। कब तक? 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। ये 2070 शुद्ध
कार्बन उत्सर्जन और स्वतंत्र ऊर्जा 2047 तक है। आगे है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। ये आयोजन हुआ इसका 10 से 11 फरवरी 2025 ग्रैंड पैलेस पेरिस में, फ्रांस में हुआ। विषय है इसका सार्वजनिक सेवा AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन, इसका ये विषय है। इसकी बहुत लंबी थीम है ये जो सब्जेक्ट दिया है। सह अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इनके द्वारा की गई जो सह अध्यक्षता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन ये पेरिस में, फ्रांस के पेरिस ग्रैंड पैलेस में आयोजित हुआ। आगे विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 में आयोजित हुआ। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। इसकी थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली तो 2 मिल जाएंगे और इनडायरेक्टली तो किसी में भी आ सकता है ऑप्शन बन के। विश्व आर्थिक मंच जो WEF है, WEF की जो 55वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई वो 20 से 24 जनवरी 2025 में स्विट्जरलैंड के दावोस में, और इसकी थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। और 9वीं जो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 आयोजित की गई वो वाशिंगटन DC 21 जनवरी 2025 में USA में आयोजित की गई। भारत का प्रधानमंत्री की जो प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा किया गया। बैठक की मेजबानी ये अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इनके द्वारा की गई। विदेश मंत्री इनके द्वारा, यहाँ पर ये विदेश मंत्रियों की बैठक थी, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी जो विदेश मंत्री होंगे वही करेंगे, और भारत इसका सदस्य देश है। USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके 4 सदस्य हैं। और 9वां जो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई ये संयुक्त राज्य अमेरिका या राष्ट्र अमेरिका वाशिंगटन DC में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 और 2025 का होगा वो हो गया कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। 2025 का आयोजन जो 2024 का है 18 से 19 नवंबर 2024 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुआ, और 2025 का दक्षिण अफ्रीका में। और इसकी थीम है 2024 की एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। 18वें की बात करें तो 2023 में हुआ था ये दिल्ली मंडपम में, नई दिल्ली में 2023 में, और 20वां सम्मेलन ये दक्षिण अफ्रीका 2025 में आयोजित हुआ। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक, इसका आयोजन 19 दिसंबर 2024 को मिस्र में हुआ। बैठक का विषय युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन करना। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP यहाँ पर 29 है 2024 में हुआ था। ये 11 से 22 नवंबर अजरबैजान के बाकू, ये जो बाकू है अजरबैजान की कैपिटल है। इसकी थीम है इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। COP28 ये हुआ था दुबई UAE में 2023 में जो COP28 है, और COP30 जो होगा ये ब्राज़ील में आयोजित होगा 2025 में, और जो 29वां हुआ ये अजरबैजान के बाकू में COP29, और COP28 ये दुबई UAE में आयोजित हुआ, और COP30 ब्राज़ील 2025 में आयोजित होगा। इसमें आगे और भी हैं। 27वीं राष्ट्रमंडल शासना अध्यक्ष बैठक CHOGM 2024, इसका आयोजन 24 से 26 अक्टूबर 2024 को किया गया। अपिया समोआ में ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ विषय 1 रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। इसमें 26वां जो हुआ किगाली रवांडा, जो रवांडा की राजधानी किगाली में 2022 में, और 28वां जो होगा ये 2026 में एंटीगुआ एवं
बरमुडा में। आगे है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16। इसका आयोजन यहाँ पर 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 में हुआ केली, कोलंबिया में। जो केली है ये कोलंबिया में है। सम्मेलन के अध्यक्ष सुसाना मोहम्मद है और सम्मेलन का विषय है प्रकृति के साथ शांति। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है 34वां नाटो शिखर सम्मेलन, ये 2024 में वाशिंगटन DC अमेरिका में आयोजित हुआ 9 से 11 जुलाई 2024 को। और जो 33वां, ये 34वां है, 33वां हुआ था ये विनियस यहाँ पर। और 35वां जो हुआ था, 35वां होगा ये हैग नीदरलैंड में 2025 में। और 33वां विनियस लिथुआनिया 2023 में आयोजित हुआ। और इसमें 32 मेंबर्स हैं। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 है। आगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 है। नोवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, यहाँ से भी कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नोवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, इसका आयोजन दिल्ली यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ और ये 8 से 11 अक्टूबर 2025 में। इसका विषय है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। और 10वां रायसीना डायलॉग 2025, ये नई दिल्ली 17 से 19 मार्च 2025 में आयोजित हुआ। इसका विषय कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सन, जो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। 10वें रायसीना डायलॉग, ये 10वां रायसीना डायलॉग 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसका विषय कालचक्र, ये इम्पोर्टेंट है, लोग, शांति और ग्रह। इसके मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सन रहे, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 में ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ 12 मार्च 2025 को। और डेट भी इम्पोर्टेंट है, डेट भी दी जाती है। थीम है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिट इंडिया कार्निवल 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली 16 से 18 मार्च 2025 में आयोजित हुआ। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एरो इंडिया शो, ये 2025, इसका 15वां संस्करण रहा 2025 में और ये 10 से 14 फरवरी 2025 में आयोजित हुआ। आयोजन येल हंका, ये बेंगलुरु में येल हंका अलग से नाम भी दिया जा सकता है, येल हंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित हुआ। तो ये बेंगलुरु में कर्नाटक में, तो लगेगा येल हंका ये कहीं और का है। तो इसमें येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में। थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसकी थीम है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 8 से 10 जनवरी 2025 में आयोजित हुआ और ये भुवनेश्वर ओडिशा में। ये विदेश मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से किया गया। मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति रहे। ये टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। सम्मेलन की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इस सम्मेलन की थीम रही। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी। 9 जनवरी को ये प्रधानमंत्री ने जो पर्यटक ट्रेन है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, ये है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, पहली यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। ये 27 लोगों को किया गया 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 17वां सम्मेलन 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। जो ये 17वां सम्मेलन 2023 में किया गया था, ये इंदौर मध्य प्रदेश में, और जबकि 18वां ये उड़ीसा भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को। आगे इसमें ये रिपीट कर दिया गया है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, यहाँ पर सब कुछ वही है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस ये 8 जनवरी 2025 को आयोजन हुआ भुवनेश्वर ओडिशा में। केंद्रीय युवा मामले
एवं खेल मंत्रालय द्वारा। मुख्य अतिथि हैं अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़ वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगत, ये मुख्य अतिथि रहे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, 2024 का है। एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ, 11 से 13 सितंबर 2024 को। थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। यहाँ पर थीम है इसकी, यहाँ पर शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश 4 से 5 सितंबर 2024 को हुआ, ये 2024 का है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024, इसका विषय है सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव, इसका विषय है। 8वां धम्म सम्मेलन 2024, इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात 23 से 25 अगस्त 2024 को हुआ, 2024 का है ये 8वां धम्म सम्मेलन। ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ और इसके मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ थे। विषय धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। आगे है 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये 2024 को आयोजन मुंबई 28 से 30 अगस्त 2024 को। थीम ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 को ये आयोजन हुआ भोपाल मध्य प्रदेश 30 से 31 जुलाई 2024 को। इसका विषय है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र। ये ई गवर्नेंस पर है 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, इम्पोर्टेंट है। मुंबई महाराष्ट्र 3 से 4 सितंबर 2024 को और इसका विषय है विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024, आयोजन देहरादून उत्तराखंड 12 से 15 दिसंबर 2024 को आयोजन हुआ। विषय डिजिटल हेल्थ इन आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, इसका ये विषय है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2025 देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ। भारत 6G24, जो भारत 6G24 है, इसका आयोजन ये नई दिल्ली 15 मई 2024 को। इसका विषय 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में इसका आयोजन नई दिल्ली 5 से 6 मार्च 2024 को। इसका विषय युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। इसका आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024, इसका आयोजन नासिक महाराष्ट्र 12 से 16 जनवरी 2024 को किया गया। इसकी थीम मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। ये 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 है। इसका आयोजन नासिक महाराष्ट्र में हुआ। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024, आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में 17 से 20 जनवरी 2024 को। इसकी थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। जलवायु सम्मेलन 2024 ये आयोजित हुआ मुंबई 12 जनवरी 2024 को, जो जलवायु सम्मेलन है। इसकी थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। इसमें जो 2025 वाले हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सम्मेलन, बैठक, आयोजन तिथि और स्थल और इधर मुख्य बिंदु दिए गए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, इसका 9वां संस्करण हुआ। ये अक्टूबर 2025 में आयोजन हुआ इसका। यशोभूमि नई दिल्ली, ये ऊपर भी था और इसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने
किया था। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक जुलाई 2025 को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। ये 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता ये जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई और इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा की गई। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता, इसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बोला जा सकता है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता जून 2025 में नई दिल्ली में हुई और इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर इनके द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 ये मई 2025 में की गई पटना बिहार में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया। फिर है यहाँ पर 10वां रायसीना डायलॉग 2025। 10वां रायसीना जो रायसीना डायलॉग है 2025 ये मार्च 2025 में इसका आयोजन हुआ, नई दिल्ली में हुआ। मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और विषय कालचक्र लोक शांति और गृह। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 ये मार्च 2025 में आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। उद्देश्य औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। फिट इंडिया कार्निवल 2025 मार्च 2025 में आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। उद्घाटन युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनके द्वारा किया गया। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन मार्च 2025 में ये नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया और इस अवसर पर से ब्यूल्ड भारत अभियान भी शुरू किया गया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 ये इम्पोर्टेंट है। जो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 है ये फरवरी 2025 में इसका आयोजन हुआ, गांधीनगर में। बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया और ये गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ये फरवरी 2025 में आयोजन हुआ, नई दिल्ली में और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आगे एरो इंडिया शो 2025 15वां संस्करण ये फरवरी 2025 में किया गया, आयोजन बेंगलुरु में और इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में पटना में। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इनके द्वारा किया गया। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन, तो पीठासीन यहाँ से पता चल जाएगा ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2025 में आयोजन हुआ, भोपाल में। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन ये दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में। सम्मेलन का व्यापक विषय उद्यमिता, रोजगार, कौशल को प्रोत्साहन देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना है। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 ये दिसंबर 2024 में आयोजन हुआ। इसका यशोभूमि नई दिल्ली में। पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 ये दिसंबर 2024 में आयोजन हुआ, कोझिकोड केरल में। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस नवंबर 2024 में वाराणसी में आयोजन हुआ। बीज के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC 2024 नवंबर 2024 में ये रायपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था, भारतीय सड़क कांग्रेस IRC 2024 का, और ये नवंबर 2024 में। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये अक्टूबर 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। जो 8वां मोबाइल कांग्रेस ये अक्टूबर
2024 का है। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण ये सितंबर 2024 का सिकंदराबाद तेलंगाना उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से ये आयोजित हुआ। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक ये सितंबर 2024 में गोवा में। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजना, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थे। वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण ये सितंबर 2024 में आयोजन हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई। पहला संयुक्त कमांडरों का जो सम्मेलन है ये सितंबर 2024 में लखनऊ में आयोजित हुआ और विषय है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। सेमिकॉन इंडिया 2024 सितंबर 2024 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश ये पहला सवाल पूछा गया भी है। सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण ये सितंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजन हुआ। इसका विषय है बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 8वां धम्म सम्मेलन अगस्त 2024 को अहमदाबाद में मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ और वर्ष 2024 के सम्मेलन का विषय धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। ये 8वां धम्म सम्मेलन 2024 अगस्त में आयोजित हुआ अहमदाबाद में। आगे महत्वपूर्ण सूचकांक दिए गए हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 की बात करें, 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इसको जारी किया जाता है 1990 से। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। इस सूचकांक के 3 आयाम हैं। कौन कौन से? लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक इसमें ये है, और ज्ञान संकेतक, और एक है एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक। जीवन स्तर, ज्ञान संकेतक और लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक। इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक इसमें है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। भारत बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130, भारत का और बांग्लादेश दोनों का इसमें 130वां स्थान है, भारत का और बांग्लादेश का। जबकि नेपाल का देखें तो 145 है, बांग्लादेश का 145वां है। ये मानव विकास सूचकांक में भारत का स्कोर है इसमें 0.685। भारत और बांग्लादेश दोनों का जो स्थान है 130वां स्थान है। पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल का दोनों का 130वां स्थान है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि भारत और बांग्लादेश का है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड है, और दूसरे स्थान पर यहाँ पर अंतिम स्थान पर इसका स्कोर है 0.972, और अंतिम स्थान पर है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान इसमें अंतिम स्थान पर है, आइसलैंड पहले स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 इसे जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, और GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 संकेतकों पर यह आधारित होता है, और इसमें यहाँ पर पूछा जा सकता है किसका कितना महत्व होता है। ये अल्प पोषण है, इसका 1/3 है। चाइल्ड स्टंटिंग जो अल्प पोषण है उसका 1/3, और चाइल्ड स्टंटिंग जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला जाता है 1/6 है। और चाइल्ड वेस्टिंग जो वेट होता है उसको लेकर कि हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कम है, 1/6 है। स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों में इंग आएगा, उसमें 1/6 है। बाकी का जो अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर है इसमें दोनों में 1/3 है, 1/3 है। आगे है 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। UAE
चीन आदि जैसे देश इसमें शामिल हैं जो पहले स्थान पर रहे, जबकि भारत 105वें स्थान पर रहा। ये 2024 का है। भारत में कुपोषित बच्चे 13.7% हैं, अविकसित बच्चे 35.5% है, कमजोर बच्चे 18.7% हैं, जबकि शिशु मृत्यु दर कितनी है? 2.9% है। इसमें शिशु मृत्यु दर है 2.9%। विश्व का औसत GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 18.3% है। यहाँ पर ठीक है, ये स्कोर की बात की गई है, प्रतिशत की बात नहीं की गई है। 18.3 स्कोर है पूरे विश्व का औसत, जो मध्यम, और भारत का स्कोर 27.3 है जो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब भारत का यहाँ पर बोला जा सकता है कि मध्यम में आता है भारत का, तो ये मध्यम में नहीं आता भारत का। 27.3 है जो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो लाइन दी गई है इसको ऑप्शंस बनाकर पूछा जा सकता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 का है ये, और जो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 2024 का है। यह इस सूचकांक का 13वां संस्करण है। इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क UNSDN द्वारा जारी किया जाता है, जो विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 है। इसे UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है, और इसके मापने के लिए 6 कारक भी हैं। कौन कौन से कारक हैं? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, सामाजिक सहयोग, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, और उदारता, और लास्ट है भ्रष्टाचार की धारणाएं। ये भी इसमें ऑप्शन करके पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति एक तो सकल घरेलू उत्पाद GDP, और जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। खुशहाली होगी तो जीवन विकल्प चुना जाएगा, स्वस्थ भी होना चाहिए, उदार भी होना चाहिए, भ्रष्टाचार की धारणाएं भी इसमें शामिल है। फिनलैंड इसमें शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान इसमें 118वां है, और GHI में इसमें 105वां है, और इसमें विश्व खुशहाली भारत का स्थान इसमें 118वां है, और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत ये भूटान से हुई थी। ये हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुई। इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, और पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में ये प्रकाशित हुआ। ये पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में प्रकाशित हुआ था। आगे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, 2005 से जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया गया। यह 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ये ट्रैक करता है। ये 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ये ट्रैक करता है। 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन लगाया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? GHG उत्सर्जन 40% इसका हिस्सा है। नवीकरणीय ऊर्जा उसका है ये 20%, ऊर्जा उपयोग का 20% हिस्सा, और जलवायु नीति का 20% हिस्सा है। वैसे इसमें एक ही है, 4 तो इसमें श्रेणी है, और एक का है इसमें GHG का उत्सर्जन 40%, बाकी का इसमें है 20%। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया, इसलिए पहले 3 स्थान इसमें खाली भी रहे। इसमें भारत का स्थान जो रहा 2025 में 10वां, जबकि 2024 में 7वां स्थान रहा, और 2023 में 8वां स्थान रहा था। इसमें पीछे की रैंक भी पूछ ली जाती है, ऐसा कई बार पूछा भी गया है। डेनमार्क 4थे स्थान पर, भारत 10वें स्थान पर, और ईरान इसमें अंतिम स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसे WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, और पूर्ण लैंगिक समानता को हासिल करने में 134 वर्ष भी बताएं कि 134 वर्ष भी लगेंगे। ये WEF के द्वारा ही बताया गया है। आइसलैंड इसमें है पहले स्थान पर, और फिनलैंड दूसरे स्थान पर, और नॉर्वे का स्थान है फिर तीसरे नंबर पर। आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत का देखें, इसमें भारत है
0.644 अंक के साथ 131वें स्थान पर है। जो ये जेंडर गैप है 131वें स्थान पर है और पाकिस्तान अंतिमवें स्थान पर है 148वें। इस सूचकांक के आकलन के जो घटक हैं आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत ये 2006 से हुई थी। वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 0.68 रहा। इसमें ये पूछा जा सकता है। इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड और भारत का स्थान इसमें 131वां, लास्ट देखें तो 148वां है पाकिस्तान का। इसमें आकलन के घटक हैं 4: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। और इसमें वैश्विक लिंग अंतर जो है वो है 0.8 और इसकी शुरुआत मानी जाती है 2006 से। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 1989 से प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा इसको जारी किया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 है 1989 से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यह सूचकांक 4 कारकों पर आधारित होता है। पहला है आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी कार्यकुशलता, व्यावसायिक दक्षता और फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। 100 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद सिंगापुर एवं हांगकांग का स्थान आता है। ये 100 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। उसके बाद पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे सिंगापुर और तीसरे पर है हांगकांग। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत की बात करें तो भारत 64.19 स्कोर के साथ 41वें स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है 69वां स्थान है और भारत का है इसमें 41वां स्थान। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर रैंकिंग है 2025 की। आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इम्पोर्टेंट है ये तो कई बार पूछा भी गया है। इसे जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 1985 में स्थापित पेरिस स्थित ये गैर लाभकारी संगठन है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और सूचकांक का ये 23वां संस्करण भी है। यह सूचकांक 5 संकेतकों पर आधारित होता है, 5 पर आधारित होगा। जो इंडिकेटर्स होंगे राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर रहा और उसके बाद एस्टोनिया और उसके बाद नीदरलैंड। इरिट्रिया इसमें अंतिम स्थान पर रहा। भारत का स्कोर 32.96 अंक के साथ 151वें स्थान पर है। इरिट्रिया इसमें अंतिम स्थान पर रहा, ये 180वें स्थान पर। भारत का इसमें 151वां स्थान है। आगे है इसमें विभिन्न रिपोर्ट दी गई हैं 2023 से 25 तक की। इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का है। इसे जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इसमें जो शीर्ष स्थान रहा है वो सिंगापुर का है। भारत का स्थान इसमें 77वां है। पहले जो 2024 में था 85वां स्थान था, जबकि 2025 में 77वां है। हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न जो इंडेक्स है इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा है और हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारत का इसमें तीसरा स्थान रहा है। 64 यूनिकॉर्न है भारत में। 64 यूनिकॉर्न भारत में है, तीसरे स्थान पर है भारत, पहले स्थान पर अमेरिका है और इसे जारी किया जाता है हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आइसलैंड 115वां स्थान रहा भारत का और आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा। अभी हमने देखा भी पीछे वैश्विक शांति सूचकांक 2025। इसे यहाँ पर EIU के द्वारा जारी किया जाता है।
आइसलैंड पहले स्थान पर, भारत का इसमें स्थान 115वां और 2024 में भारत का स्थान 116वां रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन पहले स्थान पर रहा, भारत का स्थान इसमें 71वां है, 2024 में 63वां स्थान रहा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 इसको भी WEF के द्वारा जारी किया गया। आइसलैंड पहले स्थान पर, 131वां भारत का स्थान है, जबकि 2024 में 129वां स्थान रहा। आगे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। इसे जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा और पहले स्थान पर, यहाँ पर पहले जो 3 स्थान है ना वो खाली रहे थे 2025 में। भारत का स्थान इसमें 10वां है, जबकि 2024 में 7वां रहा और 2023 में, यहाँ पर ये गलती से लिख गया है इसमें, डेनमार्क का इसमें पहला स्थान रहा। और वैसे देखा जाए 3 स्थान खाली, तो 3 स्थान खाली तो चौथा स्थान डेनमार्क का, और भारत का स्थान इसमें 10वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा इसको जारी किया गया। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा, भारत का स्कोर इसमें 0.65 के साथ 130वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस इसके द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पर नॉर्वे और भारत का स्थान 151वां, 2024 में 159वां स्थान रहा। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 इसमें यहाँ पर किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी नहीं है, और भारत का स्थान इसमें 36वां रहा, जबकि 2022 में 48वां स्थान रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 इसे यहाँ पर सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, SDSN के द्वारा। पहले स्थान पर इसमें फिनलैंड है। भारत का स्थान इसमें 118वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में 126वां रहा। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 इसको जारी किया जाता है नाइट फ्रैंक के द्वारा। इसमें पहला स्थान अमेरिका का है और भारत का चौथा स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पर है और 96 2023 में ये 93वें स्थान पर रहा। भारत इसमें 96वें स्थान पर रहा और 2023 में 93वें स्थान पर रहा। इसमें आ गया है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। इसमें पोर्युलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 49वां है। स्कोर है 53.63 और वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक इसे WWF विश्व वन्य कोष के द्वारा जारी किया जाता है। लक्जमबर्ग इसमें पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर है लक्जमबर्ग और भारत का स्कोर इसमें 45.5 है और 176वां इसमें स्थान रहा भारत का। रोल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको जारी किया गया। डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 79वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 वेल्थू गर हिल्फे जर्मन संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया। बेलारूस इसमें पहले स्थान पर है। 105वां इसका भारत का स्कोर रहा। भारत का स्कोर है इसमें 105वां स्थान, जबकि स्कोर है भारत का 27.3। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें हांगकांग पहले स्थान पर। भारत का स्थान है 84वां, 2023 में 87वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान इसमें 39वां और जबकि 2023 में बात करें तो 40वां स्थान था। एशिया पावर इंडेक्स 2024 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है और ये अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है और भारत का स्कोर 39.1 के साथ तीसरे स्थान पर रहा 2024 में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग
2024 इसको IMD के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है और 58वां स्कोर रहा भारत का 40.47। AI तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, IMF के द्वारा, जो AI तत्परता सूचकांक है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर और 72वां स्कोर रहा 0.49 भारत का स्कोर रहा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसमें वियना पहले स्थान पर रहा और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एस्टोनिया पहले स्थान पर और 176वां भारत का स्थान रहा। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अमेरिका का इसमें पहला स्थान रहा, 39वां इसमें भारत का रहा और 2021 में 54वां स्थान रहा। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इसको जारी किया गया। रूस इसमें पहले स्थान पर रहा। जो पहला साइबर क्राइम इंडेक्स है 2024 में रूस पहले स्थान पर रहा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इसको जारी किया गया। भारत का स्थान देखें तो ये 10वां रहा, स्कोर है 6.13। इसमें आगे है योजना और कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना, इससे संबंधित है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों को सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर में सफर योजना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसमें आगे भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट है, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, इसका आयोजन किया गया आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसका संस्करण था 9वां। थीम है काम करें, पुनः उपयोग करें और पुनःचक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर देखें, इंदौर है लगातार 8वीं बार। स्वच्छ बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या, अहमदाबाद। इसमें जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या में सबसे बड़ा स्वच्छ जो शहर है वो है अहमदाबाद। फिर यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर की बात करें तो प्रयागराज है। सर्वश्रेष्ठ छावनी जो बोर्ड है वो सिकंदराबाद है। बिहार का स्थान इसमें 21वां। पटना 10 लाख से अधिक आबादी में, इसमें बिहार का स्थान है 21वां। आगे है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, जारीकर्ता नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया 2 अप्रैल 2025 को। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जो आकांक्षी राज्य हैं सबसे खराब प्रदर्शन किया गया किस किस के द्वारा? पंजाब, आंध्र प्रदेश और बंगाल के द्वारा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। 18 राज्यों के जो वित्तीय प्रदर्शन है उसके आधार पर। और नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है। ये 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा इसको जारी किया गया है। प्रथम स्थान इसमें उड़ीसा को दिया गया है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ है और तीसरा स्थान है गोवा। इसमें बिहार का स्थान 7वां है, जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान भी 7वां है और मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है। पहला स्थान ओडिशा का, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़, तीसरा स्थान गोवा। बिहार का स्थान और उत्तर प्रदेश का दोनों का 7वां है, मध्य प्रदेश का है 9वां स्थान। और नीति आयोग की जो पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है
उसमें है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें ये 2024 का है। यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया गया 17 अक्टूबर 2024 को। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित, जैसे 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता, 886 मिलियन आवास और 998 मिलियन खाना पकाने का ईंधन, ये इनसे वंचित है। संसाधनों से संचित नहीं, ये वंचित है। वंचित का मतलब है जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, उससे वंचित रह जाना। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक यहाँ पर 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। ये पूरी दुनिया में भारत में 23.4 करोड़ लोग हैं जो गरीब रहते हैं। भारत में सबसे अधिक रहते हैं 23.4। आगे है छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी करता FSSAI है। FSSAI की स्थापना 2006 में ही हुई थी। पहला स्थान केरल का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान नागालैंड का है। केंद्र शासित में देखें तो जम्मू कश्मीर का पहला है, जबकि दूसरा स्थान है ये चंडीगढ़ का। बिहार का स्थान इसमें 21वां है। इसमें चौथा सतत विकास लक्ष्य है SDG भारत सूचकांक 2023-24। SDG है ये, जारी करता नीति आयोग। 12 जुलाई 2024 को प्रथम स्थान केरल एवं उत्तराखंड, इसमें स्कोर रहा। इसमें प्रथम स्थान केरल को और उत्तराखंड दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। स्कोर 79 रहा और दूसरा स्थान तमिलनाडु को दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का, जबकि पहला स्थान इसमें चंडीगढ़ का और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का रहा। बिहार का स्थान इसमें सबसे अंतिम रहा, कितना, 57वां। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण, इसमें जारी किया गया ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। ये केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ रही। ये 2023 का है 8वां संस्करण। 2024 की थीम इसमें रही रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से रहे और तीसरा स्वच्छ शहर इसमें नवी मुंबई रहा। सबसे स्वच्छ जो छावनी बोर्ड रहा महू छावनी बोर्ड, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे स्वच्छ गंगा नहर वाराणसी और प्रयागराज में। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में एक है सासवड़ जो महाराष्ट्र में है। पाटन ये छत्तीसगढ़ में है। लोनावाला ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें यहाँ पर ये नाम भी दिए जा सकते हैं इधर वाले और पूछा जा सकता है मिलान करके कहाँ पर स्थित है। तो सासवड़ ये है महाराष्ट्र में, पाटन छत्तीसगढ़ में, लोनावाला महाराष्ट्र में है। राज्यों में सबसे स्वच्छ की बात करें तो महाराष्ट्र यहाँ पर पहले स्थान पर है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर है छत्तीसगढ़। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड। इसमें आगे महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात की गई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में इसमें कुल चार को दिया गया है। डी गुकेश ये शतरंज से रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से और मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड है। अर्जुन पुरस्कार 2024 ये कुल 32 दिए गए और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये क्षेत्र साहित्य 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2024 59वां हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को मिला और 2023 में 58वां उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य इनको मिला। व्यास सम्मान क्षेत्र साहित्य 2024 में 34वां सूर्यबाला उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी ये व्यास सम्मान
2024 में 34वां और 2023 में 33वां। 2024 में सूर्यबाला और इनका उपन्यास है कौन देश की वासी, वेणु की डायरी। 2023 में 33वां व्यास सम्मान मिला पुष्पा भारती इनको, और उनके संस्मरण यादें 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 के लिए मिला। आगे है सरस्वती सम्मान, ये 2024 में 34वां मिला साधु भद्रेश दास, इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा 2024 में। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये दो सरस्वती सम्मान और ये व्यास सम्मान से, व्यास सम्मान का 2 बार पहले पूछा गया है। 2023 में 33वां मिला प्रभा वर्मा, इनका उपन्यास रोद्र सात्विकम के लिए 2023 में, जबकि 2024 में 34वां साधु भद्रेश दास, इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये 2024 में 54वां मिला मिथुन चक्रवर्ती, और 2023 में 53वां मिला वहीदा रहमान को। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती 54वां था, यहाँ पर 4-4 आ रहा है, और 2023 में 53वां वहीदा रहमान इनको मिला। फिर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये 2025 में कहाँ पर आयोजित हुए? लेह लद्दाख एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ये 2 चरणों में आयोजित हुए। पहला चरण 23 से 27 जनवरी लेह में, और दूसरा 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में। इसका शुभंकर सीन ए सी सान हिम तेंदुआ। कुल शामिल इसमें 6 खेल थे, कुल शामिल खेल इसमें 6 थे, और कुल टीमें इसमें 9 थीं। पहले चरण में जो पहला स्थान लद्दाख, इसमें 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य, और कुल इसमें कितने हो गए? 7 हो गए। दूसरे चरण में दूसरा स्थान तमिलनाडु को, इसमें यहाँ पर तीसरा स्थान महाराष्ट्र को। दूसरे चरण में देखें प्रथम स्थान ये भारतीय सेना को, दूसरे चरण में भारतीय सेना को, और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश, और तीसरा स्थान लद्दाख को। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 आयोजन हुआ उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में आयोजन हुआ, ये 11 शहरों में, और 28 जनवरी से 14 फेब तक ये 2025 तक चला। इसकी थीम ग्रीन गेम्स, मसाल का नाम तेजस्विनी, इसकी थीम है ग्रीन गेम्स, मसाल का नाम तेजस्विनी। शुभंकर है मौली, आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसमें आगे है पहली बार शामिल पारंपरिक खेल जो हुए वो है योगासन और मलखंब। इसमें पहली बार खेल शामिल हुए योगासन मलखंब। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता रहे सर्विसेज में, जो राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी है इसमें प्रथम स्थान सर्विसेज 68 स्वर्ण 26 रजत 27 कांस्य, और जो कुल थे वो 121। दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान हरियाणा का। 39वां राष्ट्रीय खेल ये मेघालय 2027 में आयोजित होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित होगा 2027 में। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसका आयोजन बिहार 5 शहरों में, ये 5 शहरों में किया गया, और 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित किया गया। शुभंकर गज सिंह, यहाँ पर थीम है सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार शामिल खेल सैपक टकरा, और प्रथम स्थान महाराष्ट्र, इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा, और कुल पदक कितने थे? 158 महाराष्ट्र ने जो जीते। 58 स्वर्ण और 47 रजत और 53 कांस्य। 58 स्वर्ण थे, इसमें 158 टोटल रहे। दूसरा स्थान इसमें हरियाणा का रहा, पहले स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में, और बिहार में ये 5 शहरों में आयोजित हुआ। आगे है चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में आयोजन गुवाहाटी असम में 19 से 29 फरवरी।
शुभंकर अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई मेजबान 7 पूर्वोत्तर राज्य है। सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष एथलीट इसमें रहे वो माइकल डिसूजा, ये तैराकी 4 स्वर्ण इन्होंने जीते। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रत्याशा रे, ये तैराकी में 4 स्वर्ण पदक जीते। प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य। ये चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं 2024 के। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान 115वां, कुल इसमें एक पदक जीता और इसमें कितना है, एक पहला 115वां स्थान है एक पदक के साथ में। इसमें महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय और थीम दी गई हैं। 11 जुलाई 2025 में मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस और इसकी थीम रही युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए। 23 जून को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया और इसमें थीम रही आइए चलें। फिर आगे 21 जून को 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल चुने हर दिन। 8 जून को 2025 में विश्व महासागर दिवस, वंडर सस्टेनिंग व्हाइट सस्टेन्स अस। 7 जून 2025 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा विज्ञान का कार्यक्रम। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण को हराए। इसमें 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, और इसकी थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। मेजबान देश दक्षिण कोरिया रहा। 22 मई को ये 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसमें 22 मार्च और 22 मार्च अप्रैल और फिर 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को यहाँ पर जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को यहाँ पर पृथ्वी दिवस है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, और 22 मई को इसमें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इसकी थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। आगे है महत्वपूर्ण सम्मेलन, आयोजन स्थल एवं तिथि। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये नई दिल्ली में, यहाँ पर नई दिल्ली के द्वारा अध्यक्षता की गई और यहाँ पर आयोजन तिथि है 5 से 6 नवंबर 2024। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये भुवनेश्वर ओडिशा में, और 8 से 10 जनवरी 2025 में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025, जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन है, और जो अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन है वो सिंगापुर में और एक स्कूल है उसमें आयोजित हुआ था। इसमें यहाँ पर मस्कट ओमान में है। ये 8वां हिंद महासागर की बात की गई है, ये हिंद महासागर की। मस्कट ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट है। 18 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ। 10वें रायसीना डायलॉग 2025, ये नई दिल्ली में 17 मार्च 2025 को। इसमें 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, ये बैंकॉक थाईलैंड 4 अप्रैल 2025 को। पहला सागर माथा जो संवाद है ये काठमांडू में आयोजित हुआ, और सागर माथा ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। 2025 में काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ। 16 से 18 मई 2025 में। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ ये, और भारत इसका सदस्य देश नहीं है। 26 से 27 मई 2025 को। और 51वां जी शिखर सम्मेलन, जो G7 शिखर सम्मेलन है, वो कनाने इसकिस कनाडा में आयोजित हुआ, अल्बर्टा प्रांत में। 15 से 17 जून 2025 में। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये आयोजित हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और 6 से 7 जुलाई 2025 में। इसमें यहाँ पर अगस्त 2025 के यहाँ पर दिए गए ये MCQs, ये MCQs फॉर्म में, और इसमें यहाँ पर आगे इसके आंसर्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर है PM मित्र योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है। और PM मित्र योजना का लक्ष्य है इसमें 50,000 करोड़ रुपए
का निवेश आकर्षित करना है। लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। इसमें यहाँ पर 70,000 करोड़ का इसमें लक्ष्य रखा गया है, ना कि इसमें 50,000 करोड़ का रखा गया है। तो इसमें यहाँ पर इसके आंसर्स दिए गए हैं। इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट था यहीं तक था। ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित हुआ 6 से 7 जुलाई 2025 को।